नहीं है तो ये अच्छा ही है। डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर एपीमर्स। बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये C2 एपीमर्स। C2 एपीमर्स समझ रहे हो कि सेकेंड कार्बन पे अरेंजमेंट डिफर कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ग्लूकोज, ठीक है, और गैलेक्टोज को अगर कंसिडर किया तो वो भी एपीमर्स होते हैं, वो C4 एपीमर्स होते हैं। क्या होते हैं? C4 एपीमर्स। आप इस बात को नोट कर सकते हो। डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर C2 एपीमर्स, ऐसे लिखना, C2 एपीमर्स। D glucose and D mannose are C2 apimers, whereas D glucose and D galactose, D glucose and D galactose, D glucose and D galactose are C4 apimers. C4 apimers. अब मुझे बताओ कि क्या डी मैनोज और डी गैलेक्टोज एपीमर्स होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि उनका अरेंजमेंट 2 कार्बन पे डिफर कर जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेना, डी मैनोज एंड डी गैलेक्टोज आर नॉट एपीमर्स। डी मैनोज एंड डी गैलेक्टोज आर नॉट एपीमर्स। तो फिर आप डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हो, है कि नहीं? तो ये हो गया किलियानी-फिशर सिंथेसिस, जिसको यूज करते हैं लोअर होमोलॉग को हायर होमोलॉग में कन्वर्ट करने के लिए। अब आप नोट करो, रफ डिग्रेडेशन, रफ डिग्रेडेशन रफ डिग्रेडेशन, नोट करो, देखो, दिस रिएक्शन इज यूज्ड, this reaction is used to convert higher homolog into lower homolog, higher homolog into lower homolog with 1 carbon less, with 1 carbon less, with 1 carbon less। ठीक है, अब देखो रफ डिग्रेडेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास डी ग्लूकोज है और हम इसको डी अरेबिनोज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। डी ग्लूकोज, अब हम इसको डी अरेबिनोज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराते हैं। क्या होगा भाई? ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। ग्लूकोनिक एसिड बन गया। अब इसके बाद इसको क्या करते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से
रिएक्ट कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे वाटर रिमूव होकर के इसका कैल्शियम सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, इसका कैल्शियम सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। ट्वाइस सी, इसको बोलते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट बन गया। ठीक है, अब एक कैल्शियम ग्लूकोनेट को ट्रीट करते हैं फेंटॉन्स रिएजेंट के साथ। फेंटॉन्स रिएजेंट ये होता है फेरस सॉल्ट और उसके साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड, Fe2 पॉजिटिव एंड H2O2। क्या बोलते हैं इसको? फेंटॉन्स रिएजेंट। नाम लिख लेना, वैसे इसको बताया हुआ है पहले फ्री रेडिकल में, फेंटॉन्स रिएजेंट। ठीक है, अब देखो ये फेंटॉन्स रिएजेंट क्या करता है। ये फेंटॉन्स रिएजेंट के साथ जब ट्रीट करते हैं तो ये जो C+O नेगेटिव है कार्बोक्सिलेट आयन, ये डी कार्बोक्सिलेट हो जाता है। क्या हो जाएगा? ये डी कार्बोक्सिलेट हो जाएगा, मतलब यहां से CO2 बन करके रिमूव हो जाएगा। और इसके जस्ट नीचे वाला ये जो एल्कोहलिक ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये डी कार्बोक्सिलेट होकर के रिमूव हो गया, और ये नीचे वाला H और OH है ना, ये ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक, तो CO2 यहां पे रिमूव हो गया और ये बन गया। बाकी जो कायरल सेंटर का अरेंजमेंट है वो अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, जैसे देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको देखो, ये CO2 बन करके रिमूव हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, बाकी ये नीचे वाला अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक, ये हो गया डी अरेबिनोज। अब आप एक चीज और समझ लेना यहाँ पे, चाहे हम डी ग्लूकोज को कंसीडर करें या डी मैनोज को कंसीडर करें, दोनों डी अरेबिनोज में ही कन्वर्ट होते हैं। क्यों कन्वर्ट होंगे? देखो भाई, अगर हम डी मैनोज को देखें तो सिर्फ यहीं पे तो अरेंजमेंट डिफर करेगा, यहां का अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। और आप देख रहे हो कि इसका मतलब यहाँ पे जब अगर हम इसका कैल्शियम सॉल्ट को कंसीडर करेंगे तो उसमें ये OH इधर होगा, H इधर, HOH की पोजीशन चेंज होगी, बाकी सब सेम है। तो जब फेंटॉन्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे तो ये CO2 बन करके रिमूव हो गया, और नीचे वाला एल्कोहल वो एल्डिहाइड बन जाएगा। अब एल्डिहाइड तो कैसे भी आप कंसीडर करो, चाहे डबल बॉन्ड हो को इधर लो और H को उधर लो, है तो वो एल्डिहाइड। तो इस वजह से बोलते हैं कि बोथ डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज प्रोड्यूसेस डी अरेबिनोज। लिख लो, बोथ डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, both D-glucose and D-mannose produces D-arabinose during rough degradation. During rough degradation. During rough degradation.
तो ये समझ में आ गया। अब इसमें लास्ट इंफॉर्मेशन आप नोट करो मोनोसेक्राइड की एनालिसिस में। लिखो रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजीन, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजीन इस पे नोट करो। लिखो बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, both glucose and fructose reacts with, both glucose and fructose reacts with 3 molar equivalent, 3 molar equivalent, both glucose and fructose reacts with 3 molar equivalent of phenyl hydrazine, of phenyl hydrazine, 3 molar equivalent of phenyl hydrazine to produce same product, to produce same product, to produce same product called, same product called glucosa, glucosa zone और फ्रक्टोसा जोन। अब देखो, अब ये बात लोगों को बहुत अजीब लगती है कि जब ग्लूकोज के अंदर या फ्रक्टोज के अंदर एक ही कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, तो एक कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होने पे ये 3 फिनाइल हाइड्रोजीन से कैसे रिएक्ट कर जाते हैं। भाई आपको पता है कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हाइड्रोजीन से रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजोन बन जाता है, उसी हाइड्रोजोन को ओसाजोन बोलते हैं। ठीक है, तो जितने कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होंगे उतना ही हाइड्रोजन यूज होना चाहिए। तो जब यहां पे एक ही कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है तो फिर 3 मोलर इक्विवेलेंट कैसे रिएक्ट करो। एक तो हमें इस बात को समझना है, और अगर 3 मोलर इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है तो फिर दोनों सेम प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको आप कैसे समझ सकते हो। इसके लिए मैं सिर्फ ऊपर के जो 2 कायरल से 2 कार्बन है सिर्फ उनका अरेंजमेंट को कंसीडर कर रहा हूं। जैसे मान लो हमारे पास एक एल्डोज है, हमने एक एल्डोज लिया, ठीक है। अब इस एल्डोज को रिएक्ट करा रहा है किसके साथ, फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। अब ये फिनाइल हाइड्रोजीन से कैसे रिएक्ट करेगा, देखो पहला स्टेप, अब यहां पे वाटर रिमूव हो गया, अब वाटर रिमूव हो करके ये बन गया। ठीक है, अब लोग समझते हैं यही फाइनल प्रोडक्ट है। जिनको नहीं पता है ये बात, अगर उनके सामने ये रिएक्शन आ जाए तो बस ये प्रोडक्ट बना करके, और वो ऑप्शन में होता है टिक कर देते, बाद में पता चलता है कि -1 मिल गया। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो यहां पे बोल रहे हैं कि ये C डबल बॉन्ड N है, मतलब एक तरीके से ये इमीनो ग्रुप है।
क्या है? इम्यूनो ग्रुप। और इस इम्यूनो ग्रुप के सेचुरेटेड, इस इम्यूनो ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन क्या है? सेचुरेटेड। और इस सेचुरेटेड अल्फा कार्बन पे क्या है? हाइड्रोजन। क्या होगा यहाँ? टॉटोमेरिज्म हो जाती है। ये टॉटोमराइज हो जाता है। लास्ट में फिनाइल। ठीक है। अब देखो, ये भी एक इनॉल है। इनॉल है तो ये फिर टॉटोमराइज होता है। अब एग्जैक्टली ये टॉटोमेरिज्म नहीं, टॉटोमेरिज्म जैसा ही एक स्टेप है। ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बन करके आया, ये पाई बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड के फॉर्म में ट्रांसफर हो गया, और इधर से ये NH C6H5 ये अलग हो गया। ये NH C6H5 और ये हाइड्रोजन, भाई देखो यहाँ पे C6H5NH और इधर क्या? हाइड्रोजन। ये मिल करके क्या बना लेते हैं? एनिलीन। क्या बना लेते हैं? एनिलीन। तो एनिलीन बन जाता है, और उसके साथ देखो क्या प्रोडक्ट बन रहा है? ठीक है। अगर आप यहां से लेकर के, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का स्टेप को देखो, ये ऑक्सीडेशन है। ये स्टेप ऑक्सीडेशन है। यहां से यहां तक का स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन है। कैसे ऑक्सीडेशन है? देखो, इसके अंदर क्या है? एक कार्बोनिल ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप और एल्कोहलिक ग्रुप। और इसके अंदर क्या है? कार्बोनिल ग्रुप और इमीनो ग्रुप। इमीनो इज इक्वल टू कीटो, मतलब एक तरीके से दो कार्बोनिल ग्रुप हो गए एक तरीके से। तो इसका मतलब हम ये क्या समझ रहे हैं कि ये जो OH है वो ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है। तो ये स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? इसका हो रहा है। जो एल्डोज है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कौन करा रहा है ऑक्सीडेशन? ऑब्वियसली दूसरा वाला कंपाउंड। यहां फिनाइल हाइड्रोजीन इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। समझ में आया? इसको ऑक्सीडाइज करा रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है, तो इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप नोट कर लो, देखो, इन दिस स्टेप, इन दिस स्टेप फिनाइल हाइड्रोजीन, in this step phenyl hydrogen acts as oxidizing agent. In this step phenyl hydrogen acts as oxidizing agent. Phenyl hydrogen acts as oxidizing agent. तो ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या होगा, 1 मोल तो फिनाइल हाइड्रोजन का यहां यूज हो गया, 2 मोल अब ये इससे रिएक्ट करने के लिए यूज होता है। जरा देखो आगे कैसे रिएक्शन होगी। ये इम्यूनो ग्रुप और ये कीटो ग्रुप। ठीक है। अब फिनाइल हाइड्रोजन के 2 मोल यहां पे यूज होते हैं। देखो क्या रिमूव हो गया? अमोनिया
और इधर से वाटर, अमोनिया रिमूव हो गया, वाटर रिमूव हो गया, और ये प्रोडक्ट बन गया। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज सेम प्रोडक्ट बन देते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो C1C2 कार्बन पे ही हो रही है। ठीक है, रिएक्शन कहाँ हो रही है? C1C2 कार्बन पे। बाकी जो पूरा अरेंजमेंट है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का वो तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर लो। देखो, both glucose and fructose give the same product. Both glucose and fructose give the same product because the reaction takes place at C1 and C2 carbon only. C1 and C2 only. At C1 and C2 only. ठीक है, अब इस पूरी रिएक्शन में अगर आप देखो तो 1 मोल जो हम ये एल्डोज या कीटोज का कंसीडर कर रहे हैं, वो 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, जिसमें 1 मोल तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है और 2 मोल कंडेंसेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजन का 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है और 2 मोल कंडेंसेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो अब ये सारे फैक्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आप नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से। मोनोसैकेराइड का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। अब आप एनसीईआरटी में देखो, अरे कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एलिमिनेशन प्रोडक्ट को कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। स्पेशल टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो अब आप देखो डाइसैकेराइड्स। ठीक है, डाइसैकेराइड्स। अब डाइसैकेराइड्स में देखो क्या लिखा हुआ, बोला यू हैव ऑलरेडी रीड दैट डाइसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड्स और एंजाइम्स yields 2 molecules of either the same or different monosaccharides। जैसे सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, उसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं इनवर्टेज एंजाइम के साथ ट्रीट करते हैं, 2 अलग अलग मोनोसैकेराइड बनते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और उसी तरीके से माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड है, उसकी जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं या माल्टेज एंजाइम के साथ ट्रीट करते हैं तो वो 2 सेम मॉलिक्यूल ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहां पे बोला जा रहा है यू हैव ऑलरेडी रीड दैट डाइसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड्स और एंजाइम्स yield 2 molecules of either the same or different monosaccharides. The 2 monosaccharides are joined together by an oxide linkage formed by the loss of a water molecule. Such a linkage between 2 monosaccharide units through oxygen atom is called glycosidic linkage. अक्सर इसकी डिफिनीशन स्कूल एग्जाम में आती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, बट अब इस साल तो क्या पूछा जाएगा, टर्म 1 में तो ऑब्जेक्टिव ही है, टर्म 2 में सब्जेक्टिव होगा, तो टर्म 2 में टर्म 1 का सिलेबस आना ही नहीं है। ठीक है, तो आप नोट करो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज डेफिनेशन लिखो, लिखो द ऑक्साइड linkage formed by the loss of a water molecule
The oxide linkage formed by the loss of a water molecule. The oxide linkage formed by the loss of a water molecule when two monosaccharides are joined together, through oxygen atom is called glycosidic linkage. तो डिफिनेशन क्लियर हो गई। दो मोनोसेकेराइड यूनिट्स जब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होती हैं तो उस प्रोसेस में क्या होता है, वो ऑक्सीजन एटम के थ्रू ज्वाइंट होती है। जो ऑक्सीजन एटम वहां कैसे आता है, वाटर मॉलिक्यूल के लॉस के थ्रू। यानी कि एक मॉलिक्यूल से H और दूसरे मॉलिक्यूल से OH, ये वाटर बना करके रिमूव होता है और जिसका H आ रहा है उससे अटैच ऑक्सीजन जो है दोनों को कनेक्ट करता है। तो उसी ऑक्साइड लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। अब यहां पे देखो, जैसे सुक्रोज को सबसे पहले कंसीडर कर रहे हैं, तो सुक्रोज में बोले वन ऑफ द कॉमन डाइसैकेराइड इज सुक्रोज व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D plus glucose and D minus fructose. These two monosaccharides are held together by a glycosidic linkage between C1 of alpha glucose and C2 of beta fructose. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो अब सबसे पहले आपको क्या बनाना है, आपको अल्फा ग्लूकोज बनाना है। तो अल्फा ग्लूकोज अल्फा बोला है तो एनोमेरिक कार्बन का OH किधर होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए। एनोमेरिक कार्बन का OH डाउनवर्ड, ठीक है। और बगल वाले कार्बन का OH भी सेम साइड में होता है, ठीक है। और उसके बगल वाला C3 वाला OH जो है वो लेफ्ट साइड में होता है तो अपवर्ड, C4 वाला डाउनवर्ड होता है, राइट साइड में होता है तो डाउनवर्ड, और CH2OH हमेशा अपवर्ड होगा। ये हो गया अल्फा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। बीच में ये नेम भी लिख लिया करो, ठीक है। अल्फा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक। इसके बगल में क्या है भाई, इसके बगल में है बीटा फ्रक्टोज, ठीक। बीटा फ्रक्टोज है तो पहले फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बीटा है तो OH ऊपर होगा, CH2OH नीचे होगा, ठीक है। OH ऊपर, CH2OH नीचे। अब देखो ये CH2OH का जो कार्बन है ना, ये फर्स्ट कार्बन है। CH2OH का कार्बन फर्स्ट, एनोमेरिक कार्बन सेकेंड, तो यहां थर्ड है। थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है फिशर प्रोजेक्शन में, इसका मतलब ये कहां होगा, अपवर्ड होगा, ठीक। और फोर्थ कार्बन का राइट हैंड साइड में होता है तो डाउनवर्ड। और फिफ्थ कार्बन पे क्या है, फिफ्थ कार्बन पे क्या होगा, H और CH2OH होगा। H और, क्योंकि OH तो यहां इन्वॉल्व हो गया ना, ग्लाइकोसिडिक लिंक, मतलब ये हेमी एसिटल फॉर्मेशन, तो इस वजह से CH2OH हमेशा ऊपर होता है, CH2OH हमेशा ऊपर होता है। अब देखो एक बार नंबरिंग करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इसमें देखो 1 2
3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में फॉर्म हो रही है? C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज। C1, ये C1 है, C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज। तो C2 तो यहां है ना, अरे समझ में आ रहा है? ये C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज और C2 ऑफ बीटा फ्रक्टोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बननी है। अभी तो ये बॉन्डिंग रेंज में है ही नहीं। समझ में आया? इनको बॉन्डिंग रेंज में लाना है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि कॉन्फ़िगरेशन न बदले, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहे और ये बॉन्डिंग रेंज में आ जाए। अब देखो ये कैसे पॉसिबल है भाई? आपको पता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाए तो उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता है। ठीक है, इसको 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो 180 डिग्री अगर इसको रोटेट करेंगे तो एक बार फिर से नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। दोनों का बनाना पड़ेगा। अब ये हमने रोटेट कर दिया तो जो C2 था पहले राइट हैंड साइड में था, अब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। और जब ये रोटेट होगा तो OH जो है जो ऊपर था वो कहां आ जाएगा? नीचे। और CH2OH ऊपर। ये वाला कार्बन जो है ना, ये कार्बन अब कहां है? यहां है। ठीक है, ये C2 हो गया। C3 का OH पहले ऊपर था, अब नीचे आ जाएगा। अरे ठीक है। C4 का OH पहले नीचे था, अब ऊपर आ जाएगा। और CH2OH ऊपर था, अब नीचे आ जाएगा। अरे ये CH2OH अब इधर आ गया। घूमो नहीं। नहीं, एनसीईआरटी में एकदम सही बना हुआ है, यही वाला बना हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, सब सही है बेटा, सब सही है। अच्छा, तो फिर तो आप देखो क्या होगा। यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे फॉर्म हो रही है, अब इसको समझो। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन, ये रिमूव हो रहा है। फिर से नंबरिंग कर देते हैं। ये है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो C1 किसके साथ बॉन्डेड है? C2 के साथ। C1 C2। इसको बनाना पड़ेगा, अगर देखते रहोगे तो देखते ही रह जाओगे।
ये है सुक्रोज का स्ट्रक्चर, अब इसको मैच करो। डिफरेंस है सर? अच्छा, कोई डिफरेंस नहीं, मेरे वाले में कोई डिफरेंस नहीं, सेम। ये जो स्टार मार्क कार्बन है ना, ये एनोमेरिक कार्बन है। देखो ये इसने बोला सेम है सर, स्पेशल एडिशन है। अच्छा, तो ये जो स्टार मार्क कार्बन है, ये क्या है? एनोमेरिक कार्बन। अब जरा देखो एनोमेरिक कार्बन पे क्या है, यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन पे हेमी एसिटल है या एसिटल, उससे पता चलेगा ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मैंने क्या बताया था कि अगर एनोमेरिक कार्बन पे हेमी एसिटल ग्रुप है तो रिड्यूसिंग शुगर, और एसिटल ग्रुप है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। अब जरा देखो, जैसे ये ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन है बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन के बाद। अब इस एनोमेरिक कार्बन पे क्या दिख रहा है आपको? देखो ओ आर, ओ आर, अरे दिख रहा है? और जरा इधर देखो, ओ आर, समझ में आया? ओ आर, इधर भी ओ आर, तो दो ओ आर ग्रुप है तो क्या है? एसिटल। अब जरा इसको देखो, यहां पे क्या सिचुएशन है एनोमेरिक कार्बन पे? देखो इधर ओ आर ग्रुप है, ओ आर, और इधर भी क्या है? ओ आर, यानी कि दोनों के एनोमेरिक कार्बन पे एसिटल ग्रुप है, इसलिए ये क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। लिख लो, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर because its anomeric carbon, because its anomeric carbon possess acetyl group, because its anomeric carbon possess acetyl group। ये एसिटल ग्रुप को कैसे चेक कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है सबको? एसिटल ग्रुप को कैसे चेक कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन पे दो ओ आर ग्रुप हैं, इसलिए ये एसिटल है। इसके भी एनोमेरिक कार्बन पे दो आर ग्रुप हैं, इसलिए ये एसिटल। ठीक है, तो अब आगे की, ये तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गई सुक्रोज की। फिर आगे देखो, बोल रहे सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज। ठीक है, सिंस द लीवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज -92.4 डिग्री। अब ये -92.4 डिग्री जो बता रहे हैं ना, ये स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर। ये क्या है? अल्फा मिक्सचर है। किसका? अल्फा और बीटा फ्रक्टोज का।
उसी तरीके से प्लस 52.5 डिग्री जो लिखा हुआ है, ये मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन है, अल्फा और बीटा ग्लूकोज का। ठीक है, तो बोल रहा है कि सिंस द लीवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज माइनस 92.4 डिग्री इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस 52.5 डिग्री, द मिक्सचर इज लीवो रोटेटेड। इसलिए ये मिक्सचर ओवरऑल क्या दिखाता है, लीवो रोटेशन दिखाता है, क्योंकि फ्रक्टोज का लीवो रोटेशन ग्लूकोज के डेक्स्ट्रो रोटेशन को डोमिनेट करता है, और वो इक्विमोलर मिक्सचर के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। Thus, hydrolysis of sucrose brings about a change in the sign of rotation from dextro to levo, and the product is named as invert sugar. भाई स्टार्ट हमने किया था सुक्रोज से, वो क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड था। अब प्रोसेस के एंड में क्या है, लीवो रोटेटरी मिक्सचर है, लीवो रोटेटरी मिक्सचर है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ये कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए इस फिनोमेना को इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इस फिनोमेना को इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं। तो ये सारी बात समझ में आ गई। ये याद रखना, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ फ्रक्टोज is minus 92.4 degree, and specific rotation of mixture of glucose is plus 52.5 degree. ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात जिससे हम ये जो एनोमर का मिक्सचर है ना, उसका कंपोजिशन निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन पता है और इंडिविजुअल कंपोनेंट का स्पेसिफिक रोटेशन भी पता है, तो आप इस तरीके से उनका कंपोजिशन डिटरमाइन कर सकते हैं। Specific rotation of mixture is equal to specific rotation of first component into its mole fraction plus specific rotation of second component into its mole fraction and so on. ठीक है, आप इसको जनरल सेंस में ऐसे लिख सकते हो, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा आई एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 to n, ये लिख सकते हो। ठीक है, जैसे अभी देखो ग्लूकोज के केस में आपने मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन क्या लिखा, प्लस 52.5 डिग्री। ठीक, और एक एनोमर का स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 111 डिग्री, 111 डिग्री। और वो कौन सा मोनोमर है, एनोमर है अल्फा, अल्फा। तो अल्फा का मोल फ्रैक्शन को अगर हम मान लो यहाँ पे x1 लिख रहे हैं, तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन दूसरे वाले का 19.2 है, और उसका मोल फ्रैक्शन को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस x1। भाई x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। अब यहां से आप सॉल्व करके x1 निकाल सकते हो, जरा x1 निकाल के बताओ कितना होता है।
0.3627 मतलब 0.36 अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो एनोमेरिक मिक्सचर है ग्लूकोज का, उसमें 36% अल्फा फॉर्म और 64% बीटा फॉर्म होगा अप्रोक्सीमेटली। 36% अल्फा फॉर्म और 64% बीटा फॉर्म। ठीक है, तो अब इससे भी आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि अल्फा फॉर्म इज लेस स्टेबल देन दैट ऑफ बीटा फॉर्म। भाई जो मोर स्टेबल होगा उसका कंपोजिशन ज्यादा होगा ना मिक्सचर में। ठीक है, तो बीटा फॉर्म का कंपोजिशन अल्फा फॉर्म से ज्यादा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि बीटा फॉर्म अल्फा फॉर्म से ज्यादा स्टेबल है। तो ये क्लियर हो गया है सब कुछ? तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो किसी भी मिक्सचर का, अगर स्पेसिफिक रोटेशन गिवन है, इंडिविजुअल कंपोनेंट का स्पेसिफिक रोटेशन गिवन है, तो आप उनका कंपोजिशन डिटरमाइन कर सकते हैं यहां से। तो ये तो हो गई सुक्रोज की एनालिसिस। अब देखो दूसरा डाइसैकेराइड गिवन है, माल्टोज। माल्टोज माल्टोज में बोल रहे हैं अनदर डाइसैकेराइड माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। किससे बना है? अल्फा डी ग्लूकोज से बना है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज से बना है। in which C1 of one glucose is linked to C4 of another. C1 of one glucose is linked to C4 of another glucose unit. The free aldehyde group can be produced at C1 of second glucose in solution and it shows reducing properties. So it is a reducing sugar. तो इसमें क्या है, एक का C1 इन्वॉल्व है, मतलब एक का एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है ग्लाइकोसिटिक लिंकेज में, तो वहां तो बन गया एसिटल। ठीक है, लेकिन दूसरे का C4 इन्वॉल्व है, C1 नहीं इन्वॉल्व है। दूसरे ग्लूकोज का क्या इन्वॉल्व है? C4 इन्वॉल्व है, एनोमेरिक कार्बन उसका C1 है, तो उस C1 पे अभी भी हेमी एसिटल ग्रुप होगा। तो क्योंकि वहां पे हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या हो गया? रिड्यूसिंग शुगर हो गया। बात समझ में आई? तो अल्फा डी ग्लूकोज को कंसीडर कर रहे हैं, तो फटाफट स्ट्रक्चर बना लो भाई। अल्फा फॉर्म है तो राइट हैंड साइड में OH होगा एनोमेरिक कार्बन का, तो हैवार्ड प्रोजेक्शन में डाउनवर्ड। उसके बगल वाला भी OH डाउनवर्ड ही होता है, उसके बगल वाला अपवर्ड, उसके बगल वाला डाउनवर्ड। ऐसे इतनी बार स्ट्रक्चर बना लो, सोचना ना पड़े। ये बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। इसके बगल में एक और अल्फा डी ग्लूकोज है, नंबरिंग कर देते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6।
अब क्या हुआ, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन के बाद ये है माल्टोज। एक का एनोमेरिक कार्बन यहाँ है और दूसरे का एनोमेरिक कार्बन यहाँ है। ठीक है, तो क्योंकि ये वाला एनोमेरिक कार्बन possess hemi-acetal group। ठीक है, इस एनोमेरिक कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर। देयरफॉर माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। अगर मोनोसेक्राइड जो ये डाइसेक्राइड फॉर्मेशन में या ओलिगोसेक्राइड फॉर्मेशन में मोनोसेक्राइड का एनोमेरिक कार्बन अगर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो फिर तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। लेकिन अगर एनोमेरिक कार्बन नहीं इन्वॉल्व हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड फॉर्मेशन में मोनोसेक्राइड का एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है तो फिर वो क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। बट अगर एनोमेरिक कार्बन फ्री है तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। लिख लो इस बात, लिखो, if during the formation of glycosidic linkage, if during the formation of glycosidic linkage, if during the formation of glycosidic linkage, if during the formation of glycosidic linkage anomeric carbon of monosaccharide, anomeric carbon of monosaccharide is involved, anomeric carbon of monosaccharide is involved, then it is the example of, then it is the example of, then it is then polysaccharide produced, then polysaccharide produced, then polysaccharide produced, then polysaccharide produced is an example of, is an example of non-reducing sugar, is an example of non-reducing sugar. However, if anomeric carbon is not involved,
However, if anomeric carbon is not involved, then it is example of reducing sugar. तो ये ग्लूकोज और सुक्रोज और माल्टोज की स्ट्रक्चरल एनालिसिस समझ में आ गई। तो अगर सुक्रोज और माल्टोज की समझ में आ गई तो फिर आप लैक्टोज की भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तो लैक्टोज की पहले तो गैलेक्टोज, यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है। पहले आपको गैलेक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इससे उसका एसाइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है। क्या करना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना इसका। ये बीटा डी गैलेक्टोज है, बीटा तो OH ऊपर होगा एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, तो इसका पहले आप क्या बनाओगे, पहले इसका एसाइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे गैलेक्टोज का। एक काम ये करना है आपको। ठीक है, फिर आपको बीटा डी गैलेक्टोज का एक मॉलिक्यूल लेना है साइक्लिक फॉर्म में, और बीटा डी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेना है साइक्लिक फॉर्म में, और फिर उनके बीच में जैसे जैसे बोला गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन उस तरीके से कराते हुए पूरी रिएक्शन कंप्लीट करनी है। और फिर ये देखना है कि ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है ना, तो इस काम को कंप्लीट कर लेना। मैं नेक्स्ट क्लास में पॉलीसैकेराइड्स को डिस्कस करूंगा, फिर प्रोटीन्स का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू सर। Thank you, sir.